हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें टेस्ट 5 सॉल्व करेंगे। इसमें साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। ऑप्शंस हैं मिश्र धातुएं, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, सिरेमिक ऑक्साइड या फिर अकार्बनिक बहुलक। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरेमिक ऑक्साइड। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो होते हैं, जो नव आविष्कृत नए जो है आविष्कार जिनका हुआ होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में, तो उनमें कौन से आते हैं, वो हैं सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हयल सीमा या फिर फाउलर सीमा। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। देखिए, जो चंद्रशेखर सीमा है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसके बारे में बताया था। क्या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने निर्धारित किया कि कोई भी तारा जो हमारे सूर्य की तुलना में 1.4 गुना अधिक विशाल है, वह एक स्थिर सफ़ेद बौना तारा बनाने के लिए बहुत बड़ा होगा, और इस 1.4 गुना से अधिक सीमा के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सफ़ेद बौना जो है वो ढह जाएगा। यह आंकड़ा ही हमारे सूरज के द्रव्यमान का 1.4 गुना अब चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है, और ये हमारे ब्रह्मांड में सितारों के विकास को समझने की कुंजी है, क्योंकि इसकी सहायता से हम ये देख पाएंगे कि इस सीमा से परे अनेक जीवन, मतलब इस सीमा से परे उनका जो जीवन है, तारों का जो जीवन है, वो उनके जीवन के अंत में जो तारे हैं, ठीक है, तारे या तो नोवा में विस्फोट करते हैं या फिर विस्फोट करने के बाद एक न्यूट्रॉन तारे या फिर एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा एक ऐसी सीमा है जिसके बाद तारों की मृत्यु हो जाती है, आंतरिक मृत्यु से वो ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऑप्शंस हैं अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, या फिर अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। तो जो अल्कोहल होता है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अगर हम देखें, देखिए जो टेम्परेचर तापमापी होता है, ठीक है, तो जो टेम्परेचर मेजर करने वाला होता है उसके अंदर हम लोगों ने देखा होगा कि एक पतली सी लाइन में पारे का लिक्विड मतलब पारे को उसमें जो है डाला जाता है, तो पारे से हम मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ठंडे देश होते हैं उनमें पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, उससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल का द्रवणांक उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। कैसे, एक बार हम देख लें कि जो अल्कोहल होता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट, उसका द्रवणांक और उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका वो होता है 1-115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 80 डिग्री सेल्सियस। किसका है ये, अल्कोहल का है, ठीक है। और पारे का भी देख लेते हैं। तो जो पारा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पारे का वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अल्कोहल होता है उसका माइनस, यानी कि वो अल्कोहल जमेगा कब, जब वो -115 तक के पहुंच जाएगा, तब उसकी जमने की हिमांक की कंडीशन, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ तक के आ जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए कि अगर जो है 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंच जाता है ठंडे प्रदेशों में, या माइनस में चला जाता है, यानी -15, -34 ऐसे भी चला जाता है, या -40 से नीचे भी आ जाता है या उसके अंदर आ जाता है, तभी भी जो अल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वो फ्रीज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसके जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए कितना कम होता है। और जो पारा होता है, पारे का बॉइलिंग पॉइंट से आप अंदाज़ा लगाइए कि 357 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि पारे का यूज़ हम जो हाई टेम्परेचर वाली जो है होगा, जो जगहें होंगी वहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कथन और कारण दिए गए। कथन ए में है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। वही, और इसका कारण क्या दिया गया है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो देखिए कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमें इसका सही आंसर करना है। तो जो क्वेश्चन 4 है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए यानी कथन में क्या कहा गया है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि अपमार्जक का काम ही यही होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कारण ये दिया गया है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो आइए इसके बारे में देखें कि जो साबुन एवं अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक या डिटर्जेंट जो होते हैं, वो जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ाते नहीं बल्कि कम कर देते हैं। ठीक है, कम करते हैं। अतः इनको पानी में मिलाने पर बना जो घोल होता है वो वस्त्रों या बर्तनों को और अधिक गीला कर देता है। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव कम करने की वजह से ये जो वस्त्र होंगे या बर्तन जो होंगे उनको और अधिक गीला कर देता है, जिससे उन पर लगी जो गंदगी है उसको सरलता से छुटाने में सफलता मिलती है। तो यही रीज़न है, इस वजह से जो इसका कारण है वो गलत है। ठीक है, बाकी इसका जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, कथन जो दिया गया है वो सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है गति प्रेरक का कार्य होता है। गति प्रेरक यानी पेसमेकर। पेसमेकर जो होता है उसका कार्य क्या होता है? यह हृदय स्पंदन कम करता है, हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है, या फिर यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये हृदय स्पंदन को समंजित करता है। हार्ट बीट जो होती है उसको एडजस्ट करने का काम करता है। यानी कि पेस मेकर एक आर्टिफिशियल हार्ट बीटर की तरह एक ऐसा मशीन होता है जिसका यहाँ पे ये काम इसका होता है कि अगर हार्ट बीट जो है वो मतलब कि डिसबैलेंस हो जाए, यानी कि जो हार्ट बीट है, जो हम लोग की नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 72 to 80 होती है। ठीक है, अगर हार्ट बीट जो है वो अगर 72 to 80 से गिर जाती है, ठीक है, अगर हार्ट बीट धीमी हो जाती है तभी भी पेसमेकर का काम होता है कि इसको एडजस्ट करने का काम, कि वापस से वो जो है 72 to 80 तक के लेकर के आए। लेकिन दूसरी तरफ भी इसका काम होता है कि अगर हार्ट बीट बहुत हाई हो जा रही है, बहुत तेज़ी से हार्ट बीट अगर हो रही है, तो उसको भी अपनी नॉर्मल कंडीशन तक लाने का काम करता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि पेसमेकर जो होता है वो हार्ट बीट को एडजस्ट करने का काम करता है, समंजित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रियान्वित नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित नहीं होता है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये शो करेगा कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये जो
नाभिकीय रिएक्टर जो होती है, इसमें नाभिकीय रिएक्टर में जो क्रिया हो रही होती है, ठीक है, वो एक श्रृंखला के रूप में होती है। तो श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन जो होता है वो नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है। कैसे कि नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम जो है वो दोनों श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होते हैं, दोनों ही चेन बनाते हैं। परमाणु बम में एक नाभिक के टूटने पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। परमाणु बम जो होता है उसमें जब एक नाभिक टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो 3 अन्य नाभिक का विखंडन करते हैं। और इस प्रकार ये श्रृंखला अनियंत्रित रूप से चलकर मतलब कि ये समझ लीजिए कि ये अनियंत्रित रूप से चल करके विशाल विस्फोट पैदा करती है। आप जानते होंगे कि जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, कि अभी इतने सालों बाद भी विस्फोट क्यों होते रहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक चेन बन रखी है कि एक जो नाभिक टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन एयर में चले जाते हैं, फिर वो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उनके पास जो भी दूसरा नाभिक आएगा, यानी वो 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस को जो है उसको विस्फोट में उसको जो है फिर विभाजित करेंगे, ठीक है, उसको जो है उसका विस्फोट होगा उन नाभिकों का, फिर उनसे और ऐसी इस तरीके से चेन बढ़ती चली जाएगी। तो नाभिकीय जो ये रिएक्टर है उनका ये काम था। वही नाभिकीय रिएक्टर में कैडमिया या बोरॉन तत्व का नियंत्रक छड़ें लगी होती हैं, तो इसीलिए जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें कैडमियम और बोरॉन तत्व की नियंत्रक छड़ें लगा दी जाती हैं, जो एक नाभिक के टूटने पर निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है उनमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जिनमें से 2 को ये अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार न्यूट्रॉन एक नाभिक के विखंडन का कारण बनता है और यह श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित रूप में चलती रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। तो यही अंतर है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में, क्योंकि परमाणु बम में ये चीज़ नहीं हो पाती है और नाभिकीय रिएक्टर में ये चीज़ हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता, टैकोमीटर वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने का उपकरण, फोनोग्राफ ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाना, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करना। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फोनोग्राफ। फोनोग्राफ के लिए कहा गया है कि ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाना, जबकि फोनोग्राफ का काम ये होता है कि ध्वनि लेखन में काम आता है। फोनोग्राफ जो होता है वो ध्वनि लेखन में काम होता है, और ये जो ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने का जो काम होता है वो मेगाफोन का होता है। किसका होता है? मेगाफोन। ठीक है, तो ये जो ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने का काम मेगाफोन का होता है, और जो है फोनोग्राफ होता है वो ध्वनि लेखन में काम आता है। बाकी यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं कि एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता इससे नापी जाती है, टैकोमीटर वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने का उपकरण है, और वही गायरोस्कोप जो है वो घूमती हुई वस्तुओं की गति को ज्ञात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, गोलकृमि राउंडवॉर्म जो होते हैं नेमाटोड से होने वाला रोग है। ऑप्शंस हैं फाइलेरिया, फ्लेरोसिस, इंसेफ्लाइटिस या फिर कुष्ठ रोग। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फाइलेरिया। फाइलेरिया जो होता है ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक गोलकृमि राउंडवॉर्म जो होता है न्यूमेटोड, ठीक है, उससे ये होता है, और ये जो इसके जो पैरासाइट होते हैं उनके वाहक मादा क्यूलिक्स मच्छर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं। तो ऑप्शंस देखिए, तीव्र प्रवाहिका, एक्यूट डिसेंट्री, कैंसर तथा गाउट। मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका वही एक्यूट डिसेंट्री तथा सिस्टोसोमियासिस। ऑन्कोसर्कता यानी ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ल्यूकीमिया और आर्थराइटिस या फिर कमेटिज्म, मलेरिया तथा एड्स। तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं, कौन से हैं? तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। तो यहाँ पे जो मलेरिया और एक्यूट डिसेंट्री और सिस्टोसोमियोसिस जो है ये 3 ऐसे जो है डिजीज़ हैं जो विकासशील देशों में असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाली ये 3 संचरणीय रोग हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन 10 में है कथन ए, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में दिया गया है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, और कारण ये दिया गया है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो कूट में देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो एक बार इसे देख लें। तो देखिए ऑप्शन सी कैसे है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ए में तो ये बात कही गई है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन, जो कथन है उसमें कहा गया है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। बाकी जो बी है उसको हम एक्सप्लेन करके एक बार देख लेते हैं। देखिए जो जीवाणु होते हैं वो हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया। ठीक, जीवाणु, और यहाँ पे देखिएगा हरित लवक रहित कहा गया है, यानी कि उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु जो होते हैं वो वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, हालांकि उनमें एक क्वालिटी होती है सेल वॉल जो कि पौधों में पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल अलग होता है। तो यद्यपि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो करते हैं, लेकिन उनमें विद्यमान जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है वो पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी यहाँ पे जो कारण को जो गलत कहा गया उसका रीज़न यही है कि इन जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए हरा पदार्थ जो हरित लवक कहा गया है वो नहीं होता, बल्कि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि जो पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल है उनसे बहुत भिन्न होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन 10 का सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।